स्पेस वेपनाइजेशन, हाँ ड्रोन्स। तो हम इस टॉपिक पर थे ड्रोन। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ से आगे बात करेंगे, ड्रोन्स की बात करेंगे। तो ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स की। तो जैसे जैसे आने कुछ समय पहले हमने देखा, पहले एक खिलौने के तौर पर ड्रोन यूज होता था, या जो मिलिट्री आर्मी होती थी वो उसको एक विशेष पर्पज से, जो हैवी ड्यूटी, जो बड़े अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। दो तरीके के इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा देखते थे। पर धीरे धीरे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हुई और उसके कई हमारे सामने एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। ये पॉपुलर हो गए कि किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने सलाह दिया था, बताया था कि ई कॉमर्स के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री पर्पस के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया ही जाता है। ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। फिर बच्चों का एक टॉय तो होता ही है। और क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन का? वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी, एग्रीकल्चर में भी फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं। सिर्फ ड्रोन का यूज एग्रीकल्चर में भी यूज करने के लिए सोच रहे हैं। मैपिंग के लिए यूज किया जाता है इसको, मैपिंग और जो भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए। अभी डिजास्टर रिलीफ के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। सर वेल स्पर्म इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। वेल स्पर्म, ओके, ये मेरी जानकारी में फिर ये क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले। यस सर, यूपीएससी में ही आया था। आया था कि वेल स्पर्म। तो इसका जो इस्तेमाल है वो मल्टीफोल्ड है। जैसे अभी पुलिसिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आज के समय में जैसे कहीं रॉइड्स हो जाते हैं, रॉइड कंट्रोल के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ड्रोन है उनका मल्टीपल लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्योंकि कोई चीज़ जब बहुत, मतलब जिसकी भी अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी है, जिसकी अपनी पावर है, पावरफुल टेक्नोलॉजी है, उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। फिर उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस क्या होंगे? अगर ड्रोन्स के केस में बात की जाए, टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड challenges, they're not exactly टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बट चैलेंजेस कि भाई आप किसी भी टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से, डाइवर्स तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल challenges that you foresee, that you see? What are the challenges that can be caused by drones? सर किसी के डिफेंस सिस्टम में अगर लूप होल हो तो फिर वहां से वो लेके जा सकते हैं अपना ड्रोन और उस कंट्री पे हमला कर सकते हैं, किसी स्टेट पे। मतलब कि काउंटर, जैसे टेररिज्म के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक, मिलिट्री पर्पज से अगर हम लोग उसे मिलिट्री पर्पज से यूज कर सकते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी काम को कर सकता है। ठीक है, तो टेररिज्म हो सकता है। फिर मतलब उसके लिए स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसको मतलब बहुत सारे ऐसे नेफेरियस, कोई ऐसी, जैसे अभी हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो हो सकता है इसको इलीगल ई कॉमर्स के लिए भी यूज किया जाए।
मेरे को हथियार डिलीवर करने हैं, अब हथियार कोई वेपन डिलीवर करना है, ड्रग्स डिलीवरी करनी है, कोई व्यक्ति जाएगा तो वो रिस्क है उसके ऊपर, वो व्यक्ति अगर लेके जा रहा है तो व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, पर अगर ड्रोन लेके जाएगा और पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा? ड्रोन पकड़ा जाएगा, आदमी तो बच जाएगा। तो उस तरीके के इस्तेमाल इसके हो सकते हैं। तो ऐसे बड़े सारे ड्रोन के भी इलीगल इस्तेमाल हो सकते हैं जो हम अपनी सोसाइटी में कानून में नहीं चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बात को समझा गया कि ड्रोन जो है एक नेसेसरी चीज है, परंतु ड्रोन्स पर एक रेगुलेशन, एक मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हर ड्रोन को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर ये इशू किए जाएंगे, और जिनके पास ये नहीं होगा तो मतलब वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। परंतु यहाँ ये ध्यान रखना कि ये DAN और OAN होने से हम उसे चलान, ऐसा नहीं कि हम उसे ऑपरेट करने का कोई परमिट मिल गया, क्योंकि हमारे पास DAN है, OAN है, उसके अलावा भी कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है, परंतु ये केवल ऑपरेट उसके लिए है कि DGCA ये एक नंबर दिया गया है पहचान के लिए। उसके आगे की जो परमिशन है वो DGCA ड्रोन रेगुलेशन से हमें लेनी होगी। ये हमारा DGCA ड्रोन रेगुलेशन है। ठीक है, और अगर किसी के पास ये DAN OAN नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एज पर लॉ की जा सकती है। इस प्रावधान के अंदर, इस DGCA के प्रावधान के अंदर, DGCA इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इस DGCA में 5 कैटेगरी ड्रोन्स की बनाई गई हैं, जो है नैनो 1, उसके बाद है माइक्रो 2, तीसरा है स्मॉल, फिर है मीडियम चौथा, और पांचवा लार्ज। तो हमने 5 कैटेगरी में अपने ड्रोन्स को बनाया है। 5 कैटेगरी है नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नैनो होंगे जो कि 250 ग्राम से कम वजन के, 250 ग्राम से कम वजन वाले वो कहलाएंगे नैनो ड्रोन्स। 250 ग्राम से लेके 2 kg के बीच के जो ड्रोन्स हैं वो कहलाएंगे माइक्रो ड्रोन्स। 2 किलो से लेके 2 kg से लेके 25 kg तक वाले ड्रोन्स स्मॉल, और मीडियम जो है वो है 25 से 150 किलो, और 150 किलो से बड़े ड्रोन्स लार्ज ड्रोन्स कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा अंदाजा है कि करीब 2000 अभी जो है इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 1 बिलियन से थोड़ी सी कम रह गई है, 885 मिलियन डॉलर है, और आने वाले समय में ड्रोन जो है 21 बिलियन तक, मतलब अभी 21 गुना तक, 21, 20, 25 गुना तक ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। इतने बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री, ड्रोन की इंडस्ट्री आने वाले समय में हो जाएगी। अंदाजन ऐसा है कि अभी 50 से 60 हजार ड्रोन हमारे देश में ऐसे हैं जो कि इलीगल है, जिनके पास ये DAN और OAN नहीं है। ठीक है, ओनर एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर, 2 नंबर हैं। क्योंकि हर जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के पास अपना एक जो नंबर प्लेट होता है वो नंबर रहेगा, और एक ओनर के पास, जैसे हम लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस रखते हैं, ऐसे उसके पास एक रहेगा, जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे कि ये ड्रोन आखिर है किस व्यक्ति का, ये हमें कहीं मिला, या किसी को किसी भी ड्रोन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, किसी के ऊपर संदेह है, सस्पिशन है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर वो
कार्रवाई की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिकॉज ऑफ DAN एंड OAN। फिर उसके बाद अगला जो इस ड्रोन रेगुलेशन में चीज है कि इसके कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है। इन आइडेंटिफिकेशन में जो ड्रोन्स हैं उन्हें विजुअल लाइन ऑफ साइट डे टाइम में ही उड़ाया जाए और मैक्सिमम 400 फुट के एल्टीट्यूड तक ही इनको ऑपरेट किया जाए। ये दो बेसिक क्राइटेरिया इनके लिए लिए गए हैं कि इन्हें विजुअल लाइन ऑफ साइट कि ये दिखाई दे सके कि हाँ कोई ड्रोन उड़ रहा है और डे टाइम को उड़ाया जाए और इसके अलावा उस ड्रोन को 400 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ना ले जाया जाए। जो एरियाज हैं उनको अलग अलग जोन्स में डिफाइन किया है। जो क्षेत्र है, जो एयर स्पेस है, उसको रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, इन 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है कि हम रेड जोन है जिस रेड जोन को नो फ्लाई जोन भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ड्रोन्स को उड़ा नहीं सकते, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, नो फ्लाई जोन है। जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र, कोई हो सकता है किसी दूसरे हवाई जहाज को चोट पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करे। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है, जहाँ जहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव एरियाज हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, स्पाइंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो उनको वहां पर फिर दिल्ली का जो विजय चौक वाला क्षेत्र है वहां पर जितने स्टेट कैपिटल के सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स हैं, जहां पर सचिवालय है, वहां स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, इन सारी जगहों पर नो फ्लाइंग जोन रहेगी। इन क्षेत्रों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऐसे क्षेत्र जहां पर ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, परंतु उसके लिए या तो एयर डिफेंस की क्लियरेंस लेनी होगी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्लियरेंस लेनी होगी। ऐसे येलो जोन है कि अगर आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एयर डिफेंस की अनुमति है तो आप उड़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं उड़ा सकते। उसके बाद है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो क्षेत्र है जहां किसी प्रकार का कोई कोई रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं है, आप जो है बेसिक परमिट्स के साथ इनको उड़ा सकते हैं। यहां पर केवल आपको एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, केवल उसकी अनुमति के लिए अप्लाई करना है और वो अनुमति आपको अगर आपके पास होगी तो आप यहाँ पर इसको उड़ा सकते हैं। इन कानूनों के अंदर, DGCA के रेगुलेशन के अंदर, हर एक को एक UIN और एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, ये 2 चीज की आवश्यकता होगी। UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक ड्रोन को केवल एक ही को दिया जाएगा, और दूसरा होगा ये UAOP, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट, कि आपके पास अनुमति है, आप ट्रेंड हैं, आपके पास लाइसेंस है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो जो लोगों के पास ये ट्रेनिंग होगी केवल वही से उड़ा सकते हैं। आज के समय में हमारे देश में नो परमिशन नो टेक ऑफ क्लॉज है कि यदि आपके पास अनुमति नहीं है, अगर आपको रेगुलेटरी परमिशन, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये देख लीजिएगा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की अनुमति नहीं है तो आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। बाकी सब नियम साधारण है कि 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हर फ्लाइट के लिए जो है उसके लिए कुछ कैटेगरीज में इसमें एग्जेम्प्ट रखा गया है,
उन्हें एक मोबाइल ऐप पर उसकी परमिशन डालनी होगी कि हम यहाँ पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं। पायलट को, जो चलाने वाला है, उसको एक लाइसेंस दिया जाएगा, रिमोट पायलट लाइसेंस कहलाएगा वो। इसके अलावा जो आज के समय में जो कानून है, ड्रोन पॉलिसी 2 है, उसके अंतर्गत डिलीवरी ऑफ गुड्स बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की अनुमति दे दी गई है। उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि ये हम इसका इस्तेमाल करें। अब ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, इसकी अभी हमने बात की थी। तो ये कहाँ पर लागू होगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में? ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो ग्रीन जोन्स हैं, जहाँ किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वहां पर केवल एक सेल्फ एनफोर्समेंट के लिए, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से ड्रोन कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं, उनके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन या इमीडिएट तौर पर दे दी जाएगी। सभी जितने भी माइक्रो से लेके हायर कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, उनको इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। ये UIN UAOP, ठीक है, ये परमिट होगा ओनर्स के पास। UAOP एक हम ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहे हैं सन 2000 में, ठीक है, जिसमें कि जो रिस्ट्रिक्शन थी ड्रोन पॉलिसी 1 में, उसको फर्दर एक्सपेंड किए जाने का प्रस्ताव है। अभी के समय में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ये थी कि विजुअल लाइन ऑफ साइट तक की चीज़ों को उड़ाया जाए और हाइट जो है केवल 400 फीट तक ही रखी जाए, परंतु आने वाले समय में इसको रिवाइज किए जाने का प्रस्ताव है। ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएं जिनका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाए, और क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि अगर बहुत सारे ड्रोन जब उड़ने लगेंगे तो हमें किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा? ट्रैफिक का, ठीक है। जब बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा? और ट्रैफिक से भी ज्यादा कि वो कहीं भी उड़ रहे हैं, कोई भी ड्रोन कहीं भी उड़ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है कुछ कॉमर्शियल पाथ ऐसे बनाए जाएं, कुछ ऐसे एरियाज बनाए जाएं, कुछ ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएं कि भाई ठीक है, ये वाली जगह पर सब ड्रोन्स यहाँ उड़ेंगे, जिससे लोगों को भी दिक्कत ना हो और वो एक स्पेसिफिक एरिया में उनको मॉनिटर करना आसान हो जाए। इसके अलावा ड्रोन पोर्ट बनाए जाए। एक हो गया ड्रोन कॉरिडोर, दूसरा है ड्रोन पोर्ट, कि ड्रोन पोर्ट बनाए जाए। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोन, ठीक है, कि एक ड्रोन का लाइफ साइकिल लाइफ कितना है, इसको डिटरमाइन किया जाए, जिससे ये पता रहे कि जैसे गाड़ियों का है कि गाड़ी 15 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको जंक कर दिया जाएगा। इसी तरह इसमें भी है कि उनका एयर वर्दी रहना ठीक जरूरी है, वो ड्रोन उड़ाने लायक होने चाहिए। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ड्रोन के लिए एक स्पेशल डायरेक्टरेट बनाया जाए, डिजिटल स्काई सर्विस प्रोवाइडर्स हो, और ये सब परमिसिबल नाइट टाइम ऑपरेशन, रात में भी इनको उड़ाने की अनुमति रहे। तो ये सब चीज़ें इस ड्रोन के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। चलो अभी हम बात करेंगे, तो फिर अब हमें कौन बताएगा क्लासिफिकेशन? आयुष राज, आयुष तुम बताओगे? आयुष राज, हाँ, आयुष राज, ये बताइए कि हमारे जो ड्रोन है उनको कौन सी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? सर पता नहीं है हमको। पता नहीं? अभी तो हमने बात किया 5 सर कैटेगरी। आयुष, यस सर। अभी हमने बात की थी ना 5 कैटेगरीज की, वजन के हिसाब से। थोड़ी देर पहले ही की है।
अपूर्व। यस सर। कौन सी 5 कैटेगरीज हैं हमारे ड्रोन्स की? वजन के अनुसार अगर उनको कैटेगराइज किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, क्या क्या नाम है उनके? सर पहला है नैनो, हम्म, माइक्रो, वेरी गुड। मीडियम, स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, वेरी गुड। और लास्ट में? सर लास्ट में लार्ज है सर, लार्ज, 150 किलो से। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब नैनो में क्या साइज है? सर नैनो में मैक्सिमम 250 ग्राम्स है सर। मिनिमम, हाँ, मैक्सिमम 250 ग्राम का हो सकता है, बिल्कुल ठीक बताया। माइक्रो? सर माइक्रो में 2 किलो तक का है सर। 250 से 2 किलो, वेरी गुड। स्मॉल? स्मॉल में सर 2 किलो से सर 15 किलो है सर। 15 5 है? 25 है 25 है सर। 25 किलो सॉरी सर। ठीक है। फिर मीडियम में 25 से 25 से सर 150। वो 150 2 किलो। किलोग्राम एंड लेस देन इक्वल। वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। हमने 5 कैटेगरी में छोटे बड़े उसको बांटा हुआ है। जो नैनो है उन पर सबसे कम, क्योंकि बेसिकली नैनो ड्रोन्स टॉयज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद के ये सारे ड्रोन्स हैं जिनके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन के लिए ठीक है, आरुषि, क्या क्या जो नियम हैं वो क्या क्या रहेंगे, मोटे मोटे अगर बताओगी तो? आरुषि? जोन्स बता दो चलो। 3 तरीके की जोन बनाई गई हैं आरुषि, वो कौन कौन सी जोन है? आवाज नहीं आ रही शायद से। ओके, नीचे चलते हैं, इसी बात की बात करते हैं। सागर, मिस्टर सागर, 3T3650। सागर, आर यू लिसनिंग? चलो आप लोग बताओ, कोई नहीं, कौन बताएगा? सर सर ग्रीन येलो रेड। और ग्रीन, इसके येलो, लिए रेड। यूनिक ग्रीन आइडेंटिफिकेशन येलो नंबर भी रेड। चाहिए। इसके अलावा क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और क्या है? सर और 4 फीट ओनरशिप, एल्टीट्यूड पे उड़ा सकते हैं और डे टाइम में। विजुअल लाइन ऑफ साइट में डे टाइम में 400 फीट तक उड़ा सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी तो सर, ये हमारे एक बार सर ये येलो जोन बता देंगे आप फिर से? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। सबसे रेस्ट्रिक्शंस है रेड जोन में। ऐसे क्षेत्र जहां आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते, नो फ्लाई जोन है ये, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं उड़ा पाएंगे हम रेड जोन? किसको रखना चाहिए हमें रेड जोन में? कहाँ हमारे ड्रोन उड़ाना खतरनाक हो सकता है? स्टेट्स के सेक्रेटरीट के पास। डिफेंस एरिया, डिफेंस एरियाज में, बॉर्डर हाँ, एरियाज और में, एयरपोर्ट के आसपास। और सर एयरपोर्ट के आसपास, करीब। ठीक है। जितने सरकार के एस्टेब्लिशमेंट हैं, सेक्रेटरीट्स हैं, ठीक है, जो सचिवालय है, हमारा मिसाइल वगैरह जहाँ रखा जाता है। अब वो सारा का सारा डिफेंस एरिया में आ जाएगा। विजय चौक के एरिया को, विजय चौक, यस सर। जहाँ पर भी परेड होती है उस सारे एरिया में। तो जो इम्पोर्टेंट स्थान है उनको इससे बाहर रखा गया है कि यहाँ ड्रोन
नहीं उड़ाए जा सकते, तो इसलिए उनको रेड जोन कहा गया है। रेड जोन के बाद अगली कैटेगरी, तो रेड में तो हम उड़ा नहीं सकते, येलो में हम उड़ा सकते हैं, परंतु इसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। वो अनुमति किसकी होगी? जैसे ऐसे क्षेत्र है जो थोड़े सेंसिटिव हैं, पर जैसे बिल्कुल नजदीक नहीं है परंतु फिर भी, तो या तो एयर डिफेंस की अनुमति लेनी पड़ेगी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति लेनी होगी। जैसे हम एयरपोर्ट के पास नहीं उड़ा रहे, पर हो सकता है, मुझे मैं इसका ज्यादा नहीं जानता हूं, पर जैसे समझता हूँ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ क्षेत्रों को ध्यान से देखता है। जो हमारा एयर ट्रैफिक होता है उसके भी रास्ते तय होते हैं। अगर आप हवाई जहाजों को देखेंगे तो हवाई जहाज निश्चित रास्ते में, सभी रास्ते जो कमर्शियल जहाज भी होते हैं वो एक निश्चित रास्ता अपनाते हैं। तो उन रास्तों पर अगर आप उड़ाना चाहते हो तो भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहां डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट हो ना हो, परंतु फिर भी एयर डिफेंस चाहता हो कि ये एरिया सिक्योर्ड रहना चाहिए, तो ऐसे में ड्रोन उड़ाए तो जा सकते हैं, परंतु एक प्रायर परमिशन चाहिए होगी एयर डिफेंस या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। ये दोनों वो संस्थान हैं जो हवाई जहाजों के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कितने जहाज उड़ रहे हैं, कौन सा जहाज कहाँ पर है, कैसे उड़ रहा है, क्योंकि अन्यथा वो जहाजों के लिए खतरा बन सकते हैं ये ड्रोन, क्योंकि वो भी उड़ने वाली चीज है। पता चलेगा किसी ड्रोन की वजह से कोई जहाज ही नीचे गिर गया, जो पैसेंजर जहाज है, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, या कोई एयरफोर्स के जहाज को, हेलीकॉप्टर को नुकसान हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए ये येलो जोन रखा गया है। और इसके बाद आखिर में है बाकी सारा एरिया जो कि आता है ग्रीन जोन में। अब ग्रीन जोन में क्या है कि कोई भी ग्रीन जोन में क्या कानून लागू होगा रविंद्र? मिनिमम डिजिटल परमिशन के स्काई अकॉर्डिंग उड़ा सकते हैं। हाँ, डिजिटल यहाँ पर स्काई उड़ा प्लेटफॉर्म सकते से हैं, परमिशन परंतु लेते एक हैं। राइडर यहाँ पर भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक राइडर है जिसका नाम है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। Yes. मतलब ये है कि अगर कोई भी ड्रोन उड़ रहा है तो उसको एक तो इसमें अपने को डालना पड़ेगा कि हम यहाँ से यहाँ तक उड़ेंगे, इस समय उड़ेंगे, ये तरीके का ड्रोन होगा, ये हमारा नंबर है ड्रोन का, ठीक है, ये हमारा ओनर का नंबर है, हम ये काम करने जा रहे हैं, तब आप यहाँ पर उड़ा सकते हैं। जिससे कि एक जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी कि कौन सा ड्रोन कहाँ पर उड़ रहा है, कौन सा ड्रोन हमारे उसमें मौजूद है, तो किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को इसके द्वारा रोका जा सकेगा। तो ये हमारे ड्रोन के कुछ मूल कानून हैं। तो इसके बाद छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डीआरडीओ का अपना एक यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी है, ठीक है। वो डीआरडीओ को ऐसी 5 लैब्स दी गई हैं बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद में, और जिनका काम होगा कि वो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम पर काम करें। फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम जब बोलेंगे तब हमारा इससे क्या मतलब है? भविष्य के, एक तो आज के समय के डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं, परंतु जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है उनके लिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो सकता है, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट मटेरियल, ये सब इसमें हो सकते हैं। ये जो DYSL है, इसके अंदर यंग साइंटिस्टों को नए जमाने की टेक्नोलॉजी के लिए हायर किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। इस DYSL से हम अपनी जो रिसर्च कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकेंगे। एक ये मॉडल है गोको मॉडल, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, गोको, ठीक है। गोको मॉडल
इनको जो आर्मी बेस के जो वर्कशॉप हैं, वो वर्कशॉप को इस गोको मॉडल पर चलाया जाएगा। यहाँ इन गोको जो भी डिफेंस के वर्कशॉप्स होते हैं, जहाँ पर उनके सामान, साजो सामान, उनका रख रखाव, मेंटेनेंस, उनका स्टोरेज, वो सब होता है। तो ऐसे सब वर्कशॉप को चलाने के लिए आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाएगा कि वो उसको ऑपरेट करेंगे। केवल उनको ऑपरेट करने का अधिकार है। यहाँ की जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ सरकार का होगा। बस इसको फैसिलिटेट करने के लिए इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी इस कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाएगी। तो ये डिफेंस के अंदर में ये बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि हम डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके, वो अपने जो मेन काम है उस पर फोकस कर सके। तो ये हमारा हो गया डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसके बाद हम हेल्थ, फूड, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी और कुछ मिसलेनियस जानकारी। हेल्थ वैसे तो हमने कर लिया, फिर भी जल्दी से कर डालेंगे इसको, ठीक है। हेल्थ में कुछ चीजों पर हमने डिस्कस किया, उससे आगे बढ़े तो जैसे कुछ पुरानी चीजें, क्योंकि आज के समय भाई कोरोना और हमें हेल्थ से लगता है कि कोरोना से बियॉन्ड नहीं है, बट परंतु कई सारे और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी हमें जानकारी रहनी चाहिए। उनमें सबसे पहला हमारा है ये कोरोना, पोलियो। तो पोलियो एक ऐसी वायरल डिजीज है, हमने वायरसेस के बारे में काफी अध्ययन किया, ठीक है, जो कि एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इरिवर्सिबल पैरालिसिस, हमारे शरीर में पैरालिसिस कॉज करता है, लकवा मार जाना, लकवा मार जाता है। हमने कुछ बच्चों को देखा होगा पुराने जनरेशन में जिनके पैर में लकवा है, तो उस तरीके का नुकसान हो जाता है इस पोलियो के कारण। विशेष रूप से जिन बच्चों में जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और सैनिटेशन पुअर होता है, साफ सफाई कम होती है, वहां पर पोलियो होने की संभावना ज्यादा रहती है। पोलियो के अलग अलग 3 तरीके के वायरस हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, 2 और 3। इनका महत्व आज के समय में इसलिए है कि पोलियो को भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी महत्व पर बात कर लूंगा। पोलियो की 2 तरीके की वैक्सीन आती है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। किल्ड पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं इसको। तो जिसमें कि किल्ड वायरस होते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें हम पोलियो का लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, ऐसा वायरस जो कि जीवित तो होता है पर उसे एटीन्यूएटेड मतलब उसे शक्ति विहीन कर दिया जाता है, वो किसी को बीमार नहीं कर सकता, तो शक्ति विहीन स्ट्रेन्स को दिया जाता है। इन वैक्सीन से ये वायरस जो है, ये वैक्सीन एक्चुअल पोलियो होने का एक मिमिक करता है। हमारा इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में पोलियो का वायरस आ गया, वो उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन करता है, जिससे हम आने वाले किसी संभावित पोलियो वायरस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकें। एक और तरीके का अब धीरे धीरे आज के समय में पिछले 25 साल से बहुत गंभीरता के साथ पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, तो ये क्या है पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, कोई बता सकता है? मेन चर्चा हम इसी की करेंगे, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन की। पोलियो को इसमें सर ओपीवी पिलाया जाता है क्या उद्देश्य कैंपेन का, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सर इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना कि ताकि कोई पेशेंट तो नहीं है। नहीं, इरेडिकेशन की बात। इरेडिकेशन का सर ये अबॉलिशन ऑफ पोलियो के लिए चलाया गया है ये मिशन। वॉयलेशन नहीं, मतलब कुल मिला के एक अबॉलिशन। अच्छा अबॉलिशन। हाँ वो अबॉलिशन, हाँ मतलब बेसिकली अबॉलिशन शब्द वायरस के लिए यूज नहीं करते, हम इरेडिकेशन ही करते हैं, खात्मे के लिए, संपूर्ण खात्मे के लिए। हिंदी में बोलेंगे तो संपूर्ण खात्मा,
संपूर्ण खात्मा क्या हुआ? पूरा खात्मा। 3 साल तक सर कोई भी केस नहीं मिले तब बोलेंगे। पूरे पूरा खात्मा करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर किसी वायरस को, ये एक बेसिक थ्योरी है कि जो भी वायरस हमारे बीच में मौजूद है, खास तौर पे ऐसे वायरस जो केवल ह्यूमन सोर्स में, ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर ही रहते हैं। कई सारे ऐसे वायरस हैं जो केवल इंसान के अंदर रह सकते हैं, कई सारे तो नहीं है पर कुछ वायरस ऐसे हैं जो केवल इंसान के अंदर रह सकते हैं। अगर ये इंसान के अंदर रहने वाले वायरसेस को हम सभी इंसानों से एक टाइम पर, एक डेट में, एक पॉइंट पर खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा? इरेडिकेट हो वो जाएगा। वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में बचेगा ही नहीं। भाई एक एक वायरस को ढूंढ के खत्म करने जैसा है ये, कि हम एक एक वायरस को, किसी भी एक वायरस को जिंदा ना छोड़ें। अगर वायरस हमने एक समय खत्म कर दिया, 0 वायरस हो गए, तो फिर क्या होगा? तो इसकी प्रॉब्लम आना बंद हो जाएंगी फिर, क्योंकि केसेस ही बंद हो जाएंगे, पोलियो बीमारी ही बंद हो जाएगी। और पोलियो बीमारी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपको उसकी वैक्सीन देने की भी अब कोई जरूरत नहीं है, उसका इलाज की भी कोई जरूरत नहीं है। तो पूरी तरीके से आप अपनी सोसाइटी से पोलियो को खत्म कर सकते हैं, उसे इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं आज के समय में। क्या किसी डिजीज का इरेडिकेशन एक्चुअली में संभव है? जैसे स्मॉल पॉक्स का हो चुका ना। केवल एक बीमारी है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, इसका इरेडिकेशन हो चुका है। ये वो बीमारी है कि हमने पूरी तरीके से, जैसे आज हम, कोई भी नहीं जानता है कि स्मॉल पॉक्स किसी को हुआ। हम में से कोई ऐसा है जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ हो? नो सर सर। आप ये एक बार एक्सप्लेन भी कर देंगे ये है क्या? कुछ यार आइडिया ही नहीं इसके बारे में। चेचक। सर अच्छा, ओके सर सॉरी। बहुत पहले हुआ था एक बार। किसको? सर एक मेरे फ्रेंड है, उसको हुआ था सर। फ्रेंड को? तुम्हारे फ्रेंड को कितनी उम्र है उसकी? सर उम्र है सर उसका 23 है सर। नहीं, उसको चेचक नहीं हो सकता। सर सर चिकन पॉक्स हुआ होगा। उसे चिकन पॉक्स हुआ होगा, कोई दूसरा पॉक्स हुआ होगा। चेचक नहीं हो सकता, स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। जो सर 7 दिन में वो खत्म नहीं हो जाता वो स्मॉल पॉक्स जिसको खत्म गांव नहीं। में। चेचक जो बीमारी होती थी, ये 1976 या 77 में लास्ट केस इसका रिपोर्टेड है इंडिया के अंदर में। भारत में उसके बाद इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने एज पूछी थी। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति आज के समय में मिलेगा ही नहीं, कोई अगर 40-50 साल के ऊपर का व्यक्ति हो सकता है ऐसा मिल जाएगा जिसको चिकन पॉक्स हुआ हो। मेरे एक कज़न हैं जो मुझसे 5-7 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े होंगे, उनको स्मॉल पॉक्स हुआ है। उनके चेहरे पे दाग नहीं है वो वाले। ये इस तरीके की बीमारी है, ये स्मॉल पॉक्स। इसमें इस तरीके के ये जो दाने दाने, बड़े बड़े दाना, इसे बड़ी माता बोलते थे, ठीक है। तो ये जो माता जो निकलती थी, स्मॉल पॉक्स के जो दाने होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो होती थी बीमारी, इसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, ठीक है। उसके जैसे चेहरे पर फिर उसके बाद ये रिमेनेंट दाग भी बच जाते हैं। ये बीमारी है। इसके बाद इसके अंदर जैसे 1973 का केस है जो ऊपर अभी हम देख रहे हैं। सर चिकन पॉक्स को गांव में छोटी माता भी कहते हैं। छोटी वो माता बोलते हैं, बड़ी माता 18-19 एज के में होता है क्या ये चिकन पॉक्स जो है? बच्चों में होता है, क्योंकि उसके बाद ये इम्यूनिटी, एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारे चिकन पॉक्स से होता है। ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ ये चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। और ये चिकन पॉक्स ऐसी बीमारी है जिसको ग्लोबल कम्युनिटी में, चेचक की बीमारी ग्लोबली खत्म की गई है, ठीक है। तो क्योंकि अगर पूरी दुनिया में एक भी जगह वायरस है तो इससे क्या होगा? अगर मान लेते हैं पोलियो यूएसए में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है,
परंतु अफगानिस्तान में भी अभी भी 2-3 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 3 केसेस आए हैं वहां पर पिछले साल। तो यूएसए को चिंता होनी चाहिए इससे। बिल्कुल सर, वो होनी वायरस चाहिए। है, वो होना चाहिए सर। कम्युनिकेट कर देगा तुरंत। यूएसए में तो हो नहीं रहा ये बीमारी, उसे क्या चिंता है? नहीं सर, आ तो सकती ना फ्यूचर में। सर फैल जाएगा ना भाई सर कोई उनकी आर्मी वहां पे चल के डिप्लॉय आएगा, थी। अब यूएसए पहुंचेगा, मान लीजिए किसी को जब चला वो तब आर्मी वहां से हटा लिया है। उसके अंदर वायरस है। जैसे कोरोना के अंदर भी हम ये देखा, भाई हो सकता है कोई आदमी अभी देखने में ठीक है और उसके अंदर वो वायरस है, वो लेकर आया है, फैला देगा वो बीमारी। तो ऐसे सर में ऐसा ही हुआ अगर था। एक केस भी बचा रहता है, मान लीजिए एक चेचक का केस कहीं रिपोर्ट हो जाए, तो क्या होगा? ग्लोबल थ्रेट बन जाएगा, एक ग्लोबल चैलेंज बन जाएगा अगर स्मॉल पॉक्स चेचक का केस आ जाए, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा कि वो एक से पूरी कम्युनिटी में दोबारा फैल जाए। तो हमने क्योंकि एक एक करके सारे चेचक के केसेस को खत्म किया गया है वैक्सीनेशन के द्वारा, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है बीमारी के इरेडिकेशन। ऐसा ही स्मॉल पॉक्स बोलो सिम्टम्स क्या होते हैं सर? सिम्टम्स ये दिखाए ना अभी, जो बड़ी बड़ी माता निकलती है, फीवर निकलता है, इसमें फिर डेथ भी हो जाती थी, काफी डेथ रेट भी इसमें काफी ज्यादा है, 10 से 15%। वैसे बुखार, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर ये बोलते थे कि उसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, एकदम से हो जाते हैं पूरे बॉडी में, और जो मतलब बड़ी वो स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, सर वो चिकन पॉक्स होता है। जो आज के समय में जितने भी माता वाले फीवर विद रैशेस देखते हैं, वो स्मॉल पॉक्स नहीं होते हैं, वो अदर फीवर विद रैशेस और मोस्टली स्मॉल पॉक्स होता है, वो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। 2 अलग अलग बीमारियां हैं। खसरा किसे कहते हैं सर? खसरा मीजल्स को बोलते हैं, वो अलग बीमारी है, इसलिए वो एक अलग कैटेगरी है जिसको फीवर विद रैशेस बोलते हैं। ऐसे बुखार जिनके अंदर दाने निकलते हो, उसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सभी शामिल है। माता निकल आई है, जिसको हम बोलते हैं ना, माता निकल आई है। तो ये जो चिकन स्मॉल पॉक्स है, ये डेडली डिसीज है। डिसफिगरेशन ऑफ फेस, डिसफिगरेशन भी करता है, मतलब जो ये चेहरे पे दाने निकल आते हैं तो वो शक्ल भी खराब कर देता है, डिसफिगरेशन कर देता है। स्मॉल चिकन पॉक्स डेडली नहीं है, इसकी में कोई मॉर्टेलिटी नहीं होती है, बस बुखार होता है इसके अंदर में, और परमानेंट वो नहीं होते हैं। इसके दाने जो है वो स्कार नहीं छोड़ते हैं, जैसे इसके दाने स्कार बनाते हैं, निशान छोड़ते हैं अपना, पर इसके दाने कोई निशान नहीं छोड़ते। जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वो कुछ समय बाद जो दाने होते भी हैं वो अपने आप वो निशान भी चले जाते हैं, परंतु जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका दाना रहता है। तो जो स्मॉल पॉक्स हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, उसको जो है लंबे एफर्ट के बाद खत्म किया गया। सेम चीज आज सर जिसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो उसके जो फेस पे या फिर हाथ पे जो दाने निकल आते हैं, क्या वो लाइफ टाइम रहते हैं क्या, जब तक वो उनका लाइफ रहता है? वो लाइफ टाइम रहते हैं, वो स्कार हो सर जाता है। मैंने देखा है, मेरे रिलेटेड में एक दादी थी ना, उनका हुआ था फेस पे पूरा। हाँ, पूरे फेस पे वैसे ही था। एक पर्टिकुलर एज से बड़े लोगों को ही आपको वो स्कार दिखाई देंगे, क्योंकि उसके बाद ये केस हुए नहीं तो किसी को हुआ भी नहीं। तो जो स्कारिंग है, जो निशान पड़ जाना, वो एक चैलेंज है। तो अभी इस तरीके की एक कोशिश कि अगर हम चिकन पॉक्स को इरेडिकेट कर सकते हैं तो क्यों ना हम पोलियो को इरेडिकेट कर दें। अगर आप पोलियो को भी देखें तो पोलियो भी एक बहुत गंभीर बीमारी है। अभी आपके समय में नहीं होती, हमारे समय में ये बीमारी होती थी, ठीक है, बच्चों को हो जाती थी। इसमें बुखार होता है, कई दिन तक बुखार रहता है, फिर बुखार के बाद जो मसल्स होती हैं पैरों की, जनरली एक पैर की, कभी कभी दोनों पैर की, कभी कभी हाथ और शरीर का एक पूरा हिस्सा चला जाता है। कभी इसके अंदर पोलियो के अंदर निमोनिया, सीरियस निमोनिया हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। और नहीं तो फिर जो पैरालिसिस होता है, वो पैरालिसिस बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो वन टाइम बुखार आए तो उससे इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, पर जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है, जो जीवन भर उसको परेशान होना पड़ेगा। पैरालिसिस हो गया किसी बच्चे को
तो उसको आने जाने में दिक्कत है, वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, एक तरीके की अपंगता, डिसेबिलिटी का वो जीवन भर शिकार रहता है। इसलिए पोलियो एक बेहद खतरनाक बीमारी है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी करती है। तो इस डिसेबिलिटी से बचाने के लिए बच्चों को ये इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, सन 1995 से भारत के अंदर में चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस पोलियो नाम की बीमारी को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया जाए। तो ये जो एफर्ट्स हैं, इस एफर्ट में क्या चैलेंज है, क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात ये है, ये बीमारी खत्म तो बहुत पहले हो जाती, परंतु फिर भी कुछ कुछ देशों में कुछ कुछ केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं जहां हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, जहां आज भी फैसिलिटी नहीं। जैसे अफगानिस्तान में कुछ केसेस, मुझे लास्ट ध्यान नहीं, परंतु अफगानिस्तान से जो हमारे बहुत गरीब देश हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे थे उस दिन, उन्हीं देशों से ये जो है केसेस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक आध देश और है जिनसे केसेस ये रिपोर्ट होते हैं, सोमालिया, नाइजीरिया में शायद कोई देश है। अब ग्लोबल डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पर इस सवाल को दूसरे तरीके से देखूं, ग्लोबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास क्यों जरूरी है, कलेक्टिव डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? अगर आप अकेले विकास कर लेंगे, अमेरिका की तो बहुत तरक्की हो गई है, ठीक है, यूरोप तो बहुत तरक्की हो गया है, तो उसे किस बात की परेशानी है? उसे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए क्यों चिंता करनी चाहिए? क्यों से नाइजीरिया, सोमालिया और जो देश हैं उनकी चिंता करनी चाहिए? या अगर मान लो आप अपने घर में 4 भाई बहन हो, 5 भाई बहन हो, 4 भाई बहन हो, एक भाई तो 2 भाई अच्छा कर गए हैं, 3 भाई बहन अच्छा नहीं कर पा रहे, उनके पास नौकरी नहीं है, तो क्या इन 1 या 2 भाई बहनों को इनकी चिंता करनी चाहिए? क्या यूएस बिल्कुल करना चाहिए सर। यस सर। क्यों करनी चाहिए? यस क्यों करनी चाहिए? सवाल ये सर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनकी आपसी संबंध को भी हम देखेंगे। इनका क्या करना, हमें संबंध बना के क्या रखना, क्या है? ठीक है, मैं अपने भाई से नहीं करूंगा, मेरे पास, मैं अगर तुम कलेक्टर बन जाओगे कल, ठीक है, तो तुम्हें क्या जरूरत है अपने भाई के साथ संबंध बना के? तुम्हारे बहुत सारे सगे संबंधी बन जाएंगे, दुनिया भर के नए संबंधी आ जाएंगे। लेकिन सर मतलब सर उसमें भी एक खास होता है ना सर, मतलब जिनके साथ हम बहुत मतलब हमेशा उनके साथ मेरा संबंध अच्छा रहा, या फिर वो कोई दिक्कत में है, वो तो पुरानी बात है मुसीबत ना। में। देखो, आज तुम 25 साल के हो, 25 साल का एक बच्चा है, वो आज आईएएस में सेलेक्ट हो गया, ठीक, अब तो उसके बहुत सारे नए नए दोस्त बन जाएंगे, शादी हो जाएगी, नए नए लोग उसके उसमें बन जाएंगे जो कि बहुत पूरे जीवन भर उसके वो रहेंगे। तब उसको वो पुराने अपने भाई बहनों के क्यों, क्या करने की जरूरत है? मतलब मैं एथिकल कारण नहीं पूछ रहा हूँ, ये ध्यान रखो, मैं मॉरलिटी के कारण पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्यों किसी को करना चाहिए? सर हाँ जी, प्रैक्टिकल इसलिए करना चाहिए, जैसे कि आपने आज बताया यूएसए का जिक्र किया है, तो यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यूएसए का ये फर्ज है कि अगर वो अपने पड़ोसी देशों को या वर्ल्ड में जो भी एक सुपर बड़ा भाई है, वो अगर अपने छोटे भाइयों की रक्षा नहीं करेगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो या तो वो खुद ही उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो मजबूरन भी उसको उनकी मदद करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, क्यों क्यों मदद करनी? मैं अपने दरवाजे बंद कर लेता हूँ, मैं यूएसए हूँ, लेट्स अज्यूम आई एम यूएसए, मैं कहता हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है अफगानिस्तान की, मुझे क्या अफगानिस्तान से कोई फायदा है? वो उसके लिए सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं अगर वो पिछड़ जाते हैं, अगर वो तो किताबी बात है, टेक्निकल बात है, क्या होता है फर्ज? सर अगर वो बीकर रह गए तो भी उनके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगी ना। क्या प्रॉब्लम होगी, यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी? सर कहीं भी उसकी बाउंड्री को खतरा हो सकता है, अगर वो वायरस के रूप में फिर उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे। जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि कोई भी वायरस है, वो अगर हम छोड़ दिया जाएंगे तो यूएस को क्यों चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर को सरवाइव करने की जरूरत है आगे। ठीक है, थैंक यू।
यही एग्जैक्टली बात है कि अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर भी निकले, हम प्रैक्टिकल के, हम बहुत रैशनल व्यक्ति हैं, हम बहुत मतलब दिमाग से चलते हैं, अगर आप थोड़े दिमाग से चलोगे, रैशनैलिटी के साथ चलोगे, तर्क के साथ चलोगे, वैज्ञानिकता के साथ चलोगे, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि हमें एथिकली ये करना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, वो तो मेरा भाई है, मुझे अपने भाई के लिए अपने प्राण दे देना चाहिए, हमारी होली बुक्स में ऐसा लिखा, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं एक कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल सेंस में, रियल सेंस में, इस रियल वर्ल्ड में क्यों यूएसए को अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज अफगानिस्तान में कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, आज वहां पे कुछ भी किया जा रहा है, काफी सालों से एफर्ट चल रहा है, पोलियो का वायरस आज यहाँ मौजूद है। अगर मान लो अफगानिस्तान को यूएसए छोड़ देता है, उसके हालात पे छोड़ देता है कि तुम जियो मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा? यहाँ पर पोलियो फैलेगा, अफगानिस्तान में फैलेगा, यहाँ से किसी ना किसी दिन एक ना एक आदमी किसी ना किसी माध्यम से वो यूएसए भी पहुंचेगा। तो हम इस दुनिया में एक दूसरे से, जैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि हम ये सोचे कि अफगानिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों अफगानिस्तान के बारे में कंसर्न हो, कोई ना कोई एक आदमी उसामा बिन लादेन बनेगा, जहाजों को लोड करेगा, फिर कौन सा टावर था वो जिस पर अटैक किया था? विंस टावर, वर्ल्ड ट्रेड टावर, फिर अटैक करेगा, फिर लोग मारे जाएंगे। तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए भी बात करते हैं, तब भी ये आप ही के हित में है कि आप अपने परिजनों को, अपने साथ के जनों को, अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चले। कल आप कलेक्टर बन जाएंगे तो ये नहीं कि आपको जो है कोई बढ़िया मंत्री की लड़की से शादी हो गई, या मेरे माँ बाप क्या है, मेरे भाई बहन क्या है, अरे छोड़ो ना, ये सब बीमारी है, ये सब परेशान करने ही आते रहते, कुछ नौकरी मांगने जांचने आते रहते। तो वो अप्रोच हमारी गलत है, वो हमारे सर्वाइवल की अप्रोच नहीं है। इस सर्वाइवल के लिए जरूरी है सबका साथ, सबका विकास। अगर हम लोग इस बात को लेंगे कि सर्वाइवल के लिए हमें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, जिसके पास जो साधन संपन्न है उसको ये बात समझनी होती है चाहिए कि ये जो साधनहीन व्यक्ति को मुझे लेके चलूंगा तभी मैं सरवाइव करूंगा, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। किसी ना किसी तरीके के चैलेंजेस मुझे वो साधनहीन व्यक्ति, मतलब साधनहीन जो सोसाइटी है, लोग हैं, वहां से आएंगे ही आएंगे, और अल्टीमेटली मेरा खुद का सर्वाइवल अफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसे रास्ते पर चले जिसमें हम सबको साथ लेकर, और ये नारा नहीं होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ठीक है हम कहने के लिए, खुश करने के लिए लोगों को कह दें, वोट लेने के लिए कह दें, नहीं, एक्चुअली वो हमारे हृदय से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए कि अगर आज मैं कुछ बन गया हूँ, मेरे को अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को साथ लेकर चलना है। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? सर हमारा प्रियम्बल भी यही कहता ना, सब यही कहते हैं पर कोई इसे मानता नहीं है। ठीक है, चलो, फिर भी हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि हमारे कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बीमारियों में भी लागू होता है, वो सिक्योरिटी में भी लागू होता है, वो इकोनॉमी में भी लागू होता है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो हम अपने वापस पोलियो पर आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम पोलियो का इरेडिकेशन सोच रहे हैं। पोलियो का इरेडिकेशन वैसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु केवल इन्हीं कारणों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या सोमालिया, जहाँ पर भी ये बीमारी है, तो उसके कारण इसका इरेडिकेशन अभी नहीं हो पा रहा, और ये लगातार सभी देशों में इस कार्यक्रम को फिर तब से चले जा रहा है। भारत के अंदर में ये इरेडिकेशन हो चुका है पोलियो का, परंतु इस इरेडिकेशन का कोई मतलब नहीं है अगर एक भी पोलियो वायरस दुनिया में जिंदा है तो। सर ये वैक्सीन डायरेक्ट पोलियो वायरस भारत में वैसे अभी नहीं हुआ है। दोबारा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई भी आदमी यहाँ आने में कितनी देर लगती है, फ्लाइट आती है, गाड़ी आती है, रोड से आ सकता है, कोई भी आदमी आ सकता है। वो आदमी अपने साथ वायरस ले आएगा, वो यहाँ किसी को करेगा, उससे फिर और लोगों को होगा, और वो पूरे देश में फैल जाएगा।
अगले 2-4-6 महीने में ही फैल जाएगा, जैसे कोरोना फैल गया। तो वायरस को आप ऐसे नहीं रोक सकते जैसे हम रोकना चाहते हैं। हाँ, अगला ये इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये वैक्सीन डिराइव्ड वायरस क्या है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो क्या है। कुछ एक ऐसे रेयर केसेस भी नोटिस हुए हैं, क्योंकि हमने जो वैक्सीन की बात की थी कि वैक्सीन हमारी ऐसी होती है जो अटेन्युएटेड वैक्सीन है, मतलब हम उस वायरस को पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं, मारते नहीं है कि उसे हीट करके खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको जीवित रखते हैं, परंतु उसे शक्ति विहीन कर देते हैं। तो जिंदा रहने से क्या है कि वो उसके अंदर वो कुछ एडवांटेज भी होते हैं इम्यूनोलॉजिकली, क्योंकि जो लाइव वायरस होता है उससे मिलने वाली इम्यूनिटी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन किल्ड वैक्सीन। परंतु उसका एक रिस्क भी है। वो रिस्क ये है कि कभी ये वायरस, क्योंकि है तो वो वायरस ही, उसके अंदर वो जेनेटिक प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर है, तो हो सकता है वो वायरस वापस उस बीमारी को कर दे, और उसी बीमारी को हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो बोलते हैं। कि ऐसा पोलियो जो हमें, क्योंकि ये जो वैक्सीन डिराइव्ड वैक्सीन होता है, वैक्सीन वाला वायरस होता है, ये बहुत कमजोर वायरस होता है, परंतु जो व्यक्ति बहुत कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके अंदर भी ये पोलियो कर सकता है, और ऐसे पोलियो को हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो बोलते हैं, यानी कि वैक्सीन पिलाने से उसको पोलियो हो जाए। ऐसे रेयर केसेस हैं पूरे दुनिया में ऐसे। आंत में जाके वो प्रकृति का निर्माण करता है। नहीं, प्रकृति का नहीं, उसके अंदर बेसिक अपनी कैपेसिटी रहती है, परंतु हम उसको बहुत ज्यादा वो कर देते हैं, अटेन्युएट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। परंतु ऐसे कुछ जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो उनमें वो कर सकता है, या वो हो सकता है वापस अपनी जो उसकी बेसिक वाइल्ड प्रकृति है उसको, जैसे कुत्ता है, कुत्ता नॉर्मली काटता नहीं है, पोमेरियन कुत्ता आपका काटता नहीं होगा, परंतु काट तो सकता ही है ना। नहीं सर, काटता है सर। काटता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद नहीं काटता हूँ, बेचारे को बहुत वो करते, परंतु उसके अंदर वो पोटेंशियल तो है ही ना, आखिर है तो वो भी जानवर। तो उसी तरीके से ये वायरस है भाई, है तो वायरस ही, और जब तक जीवित है तब तक वो हमें प्रभावित कर सकता है। इस पोलियो वायरस के 3 जो है बेसिक वो होते हैं, 3 तरीके के वायरस है, 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस होते हैं। तीनों की वैक्सीन पहले पिलाई जाती थी, परंतु धीरे धीरे इन वैक्सीन को खत्म किया जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए भारत में सन 1995, ठीक है, जो मैं कह रहा था, अब 95 से चालू है, मैं शायद अब 27 साल हो गए, 25 नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, 2020 में ही चल रहा था मेरा दिमाग। तो 1995 में ये कार्यक्रम भारत के अंदर में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से शुरू हुआ था। उस समय पर भारत में करीब 50,000 से 1 लाख केस होते थे। 2012 आते आते ये केस 0 हो गए। इसके बाद भारत में पहले ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती थी सभी बच्चों को, परंतु अब जो है किल्ड पोलियो वैक्सीन हमने अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली है। और सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप इन 40 देशों में जाएंगे, ठीक है, तो आपको ओरल पोलियो वैक्सीन लेनी होगी, जिससे कि हम उसके जो स्प्रेड है, वायरस के स्प्रेड को रोक सके, कि पता चले वहां से हमारे देश में वो ना आ जाए। तो भारत में टाइप 3 रेडिकेट हो गया है, ठीक है, टाइप 2 को एलिमिनेट कर दिया गया है, और बहुत सीमित नंबर्स में जो टाइप 1 वायरस है, पोलियो का जो टाइप 1 वायरस है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 2 देशों में मौजूद है। बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट हैं, जिसमें कितने तरीके के वायरस हैं, जैसे बाइवेलेंट में 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, तो ये बाइवेलेंट वैक्सीन कहलाता है। मोनोवेलेंट ऐसी वैक्सीन जिसमें केवल एक तरीके का। तो आज के समय में क्योंकि जो केवल एक ही प्रकार का वो बचा हुआ है पोलियो वायरस, 2 तरीके के पोलियो वायरस खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए मोनोवेलेंट वैक्सीन ही दी जाती है। हेलो सर।
पोलियो इस समय केवल अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान, इन 3 देशों में इसके केसेस अभी भी रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जिस वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन की बात हम कर रहे थे, वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन म्यांमार में, चाइना में, कैमरून में और इंडोनेशिया में इसके कुछ केसेस नोटिस में आए हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन के, जो कि बहुत रेयर होता है और ऐसे बच्चों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो, ठीक है, जिनको लो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जिस कम्युनिटी में, वहाँ ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है, उसके केसेस आ सकते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित रहता है, एक सेकेंड रुक जाना, एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस, क्योंकि इसके सिम्टम भी काफी हद तक पोलियो लाइक कंडीशन होते हैं। एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस बेसिकली एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है, ऐसा पैरालिसिस जो एकदम से बहुत तेजी से डेवलप हो जाए, तो ये एक पोलियो लाइक कंडीशन है जिसको नोटिस किया गया है। ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस है जिसके सिम्टम्स, जिसके जो प्रेजेंटेशन है वो काफी एक जैसी रहती है। भारत के अंदर में भी ऐसे एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस के 1 मिलियन के अंदर में 120 केसेस भारत के अंदर में रिपोर्टेड है, परंतु ये पोलियो नहीं है, ठीक। चलिए अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते थे? सर एक बीमारी था सर इसी टाइप का, जो SMA टाइप 1 जो था, जिसका 16 करोड़ का इंजेक्शन था सर, उसमें भी तो सर ये मतलब जो बच्चे होते हैं उनका कोई भी वो काम ही नहीं करता उनका बॉडी वगैरह सर, उसमें उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं उसी की बात आपको कर रहा था कि सभी जो ये पैरालिसिस होते हैं, पैरालिसिस की जितनी बीमारियां हैं उनकी प्रेजेंटेशन सेम होती है, पर सभी सेम बीमारी नहीं है। जो पोलियो वाली है वो पोलियो के वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, परंतु इस तरीके के सेम प्रेजेंटेशन वाले कुछ और रोग सर इसका वैक्सीन तो इंडिया में है ही नहीं सर, ये बहुत कॉस्टली है, अगर आम आदमी को होगा तो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? ऐसी बहुत सारी रेयर डिजीज हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं। मेडिसिन की किताब के अंदर में हमारी जो मेडिसिन की किताब है टिमोटी है, करीब उसमें 3000-6000 पेज है, और उन 3000-6000 पेज में से हम 90% बीमारी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखते हैं। तो रेयर बीमारियां अक्सर करके हम नहीं देखते, परंतु ऐसा नहीं कि रेयर बीमारी किसी को हो नहीं सकती। अब हो जाएगी तो क्या करेंगे यार, बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ठीक है। और ये जो अदर बीमारी है ये उस तरीके के वायरल इन्फेक्शन ना होके दूसरे तरीके के डिजीज है। ये सर टाइप 1 टाइप 3 समझ नहीं आ रहा। टाइप 3 टाइप 1 ये होता है कि ऐसा है कि पोलियो वायरस के अलग, हर एक वायरस के, कई सारे वायरसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये समझिए डॉग, कितने तरीके के डॉग जानती हैं आप? हेलो, जैसे आप बहुत सारे तरीके की, बहुत सारी नस्ल के डॉग्स जानते हैं ना, हम जर्मन होता है, और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मैं डॉग्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ सर। एक ग्रेट डैन होता है, हाँ, तो अलग अलग होता है सारे डॉग, सपारिया होता है सभी डॉग, और परंतु अलग अलग तरीके के, देखने में अलग अलग है। ऐसे ही ये वायरस है, ये भी है पोलियो, एक ही फैमिली के वायरस है पोलियो में ही, परंतु पोलियो 1, पोलियो 2, पोलियो 3 और इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, परंतु वो बीमारी नहीं कर रहे होंगे। अब जैसे वो छोटे वाले डॉग हैं उनके बारे में हम इतने कंसर्न नहीं होते, जो सीरियस डॉग्स होते हैं उनके बारे में कंसर्न है। तो ऐसे ये पोलियो के 3 अलग अलग तरीके के वायरस हैं। हमने पोलियो 3 को खत्म हो गया पूरी दुनिया से पोलियो 2 भी खत्म हो गया धीरे धीरे करके, परंतु इस समय केवल ये पोलियो 1 का वायरस ही दुनिया में मौजूद है। इसीलिए हम केवल इस पोलियो वायरस पर असर करने वाली वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे उनके अपने ब्रीड होते हैं, सभी वायरस के होते हैं। जैसे डेंगू का है, डेंगी वो होता है, तो डेंगी के भी 3-4 तरीके के वायरस होते हैं। कई वायरस, सभी वायरस के अपने मल्टीपल 2 वो होते हैं। जैसे अभी कोरोना का है, कोरोना के देखिए कितने वेरिएंट आ गए हैं, सब कोरोना
यस सर। डेल्टा, ओमिक्रॉन, पता नहीं क्या कौन से आ चुके हैं और आने वाले समय में और भी आ रहे हैं, तो ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मेरा क्वेश्चन था, पूछो। ये पूछ रहे थे कि इतने सारे वैक्सीन हमारे बॉडी में लग रहे हैं, तो हाँ। ये नहीं ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस वैक्सीन ही हमारे बॉडी को कॉम्प्लिकेट कर दे या बीमारियों का कारण बन सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है आपका सवाल। देखो, मेडिसिन मतलब वैक्सीन निश्चित रूप से हमें, जैसे हमने ऊपर ही बात की पोलियो वैक्सीन की, रेयर केस में मिलियंस में एक आदमी को, आपने 1 मिलियन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया, उसमें से एक को, या हो सकता है 1 करोड़ आदमी में से एक आदमी को ये वैक्सीन से पोलियो हो जाएगा। जो हमने बात की ना, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो, तो हो सकता है ना, एक को तो ये खतरा हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन 100% सेफ होती है, परंतु जीवन में कुछ भी 100% सेफ नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने घर से हम सोचे कि हम कितनी सेफ्टी कर सकते हैं। क्या हम कोई ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं जिसमें हम 100% सेफ हो जाए, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हम सोचे कि नहीं भाई, गाड़ी चलाना सेफ नहीं होता, हवाई जहाज में जाना सेफ नहीं होता, तो हम सड़क के किनारे पैदल पैदल जाना शुरू कर दें। क्या वो सेफ है? नो सर। कभी खतरा है, पता चला आप ठीक नहीं चल रहे, दूसरे ने ठोक दिया, उसने मार दिया। आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, छत ऊपर से गिर गया, वहां हो गया। तो हम कहीं भी, परंतु फिर भी हम घर को, फुटपाथ को रिलेटिवली सेफ मानते हैं। अगर आप सड़क के बीच में चलेंगे तो ऑब्वियसली उस घटना के घटने की संभावना कहीं ज्यादा होगी कि आप किनारे, सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पे चल रहे हैं, पर पूरी तरीके से सेफ आप वहां भी नहीं है। सेफ हम पूरी तरीके से, जैसे आप घर को हम क्या बोलते हैं, घर को हम क्यों पसंद करते हैं, घर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या देता है हमें? सेफ्टी, सिक्योरिटी, शेल्टर देता है, शेल्टर देता है, सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है। परंतु क्या ये सेफ्टी 100% है? नो सर। नहीं इसमें भी खतरा है। हो सकता है कि ऊपर कोई बम गिर जाए, छत गिर जाए, ऊपर से कुछ आके पटक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हर जगह ये खतरा है। तो लाइफ में हम हमेशा मतलब एक रिस्क और बेनिफिट, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि घर पे बम गिर सकता है या फुटपाथ पर गाड़ी आ सकती है तो हमें फुटपाथ पर ना चल के कहीं भी चलना चाहिए, ये भी वो नहीं है। जो फुटपाथ पर चलने से हमारा रिस्क कई गुना कम हो जाएगा सड़क पर चलने से, तो हमारा रिस्क डेफिनेटली मिनिमाइज होता है। सेम चीज वैक्सीन के साथ होता है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि किसी तरीके से इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, परंतु जो हमारा रिस्क बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। अगर मान लो हम पोलियो की बात करें, पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल करने से 1 मिलियन में से एक आदमी को बीमारी हो सकती है, पर अगर हम वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत लोगों को होने लगा। इस 1 मिलियन में से पता चलेगा 50,000 लोगों को वो बीमारी हो गई पोलियो की, जो कि बहुत गंभीर है, जिसमें पूरी जिंदगी भर उसे लकवे से करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है एक आदमी को हो रहा है अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 50,000 आदमी को प्रभावित हो रहे हैं। तो कौन सी चॉइस लेंगे? अब 100% तो ये भी सेफ नहीं है, ये भी, इसमें भी भाई एक आदमी का तो नुकसान हो ही सकता है। तो यही हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। उस बेनिफिट एनालिसिस, जो मेडिसिन भी होती हैं, इन मेडिसिन का अध्ययन जब किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि भैया इसका रिस्क बेनिफिट कितना है। क्योंकि हर बीमारी, ऐसा नहीं पैरासीटामोल आप लोग दवाई खाते होगे, आप लोग दवाई खाते हो पैरासीटामोल दवाई, हर आदमी खाता है, कोरोना में और सब समय पर खाते ही रहते हैं। तो क्या पैरासीटामोल दवाई पूरी तरीके से सुरक्षित दवाई है? नो सर, नो सर, नो सर। वो किडनी को अफेक्ट करता है। वो किडनी को अफेक्ट करता है। मैंने एक केस देखा जिसमें पैरासीटामोल का ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ जिसमें आदमी की तुरंत मृत्यु हो गई। तो यानी कि पैरासीटामोल भी सेफ नहीं है।
तो पैरासिटामोल नहीं खानी चाहिए फिर तो। सारे पैरासीटामोल सर पेन किलर ही होता है क्या? नहीं, पैरासिटामोल केवल एक सॉल्ट नहीं है, तो बहुत सारे वो तो ज्यादा पेन किलर ही तो मारता है ना सर उस पे। अलग अलग मारते हैं। पैरासिटामोल सबसे सेफ एंटीपायरेटिक और पेन किलर दवाई है, ऐसी दवाई जो हाँ मतलब बुखार इससे ज्यादा तो वो मतलब पेन किलर मना करते हैं लोग जैसे। नहीं खाने चाहिए ऑब्वियसली, बिना कारण नहीं खाने चाहिए, पर जब कारण हो, अब जब आपको बुखार हो रहा है, आपको कोरोना हो रहा है, मलेरिया हो गया है, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, पैरासिटामोल नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तब तो तुरंत जो है ज्यादा तेज बुखार हो जाएगा और बुखार से ही हो stroke जाएगा पता डेथ। चला उसी के कारण मर गए। तो ये रिस्क बेनिफिट भाई, हो सकता है रेयर केस में किसी की किडनी खराब हो जाए, हो सकता है, नॉट ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है। परंतु जो दूसरी साइड अगर जाए, अगर हम पैरासिटामोल नहीं खाएंगे और हमें फीवर होगा, कितने लोगों को इस समय भी कोरोना हुआ है? सबको लगभग हुआ होगा, ठीक है, कम ज्यादा। अगर कोई दवाई नहीं खाएगा, फीवर इतना ज्यादा तेजी से होगा। जब फीवर बहुत तेज हो जाता है तो हमारे माइंड पर भी इफेक्ट कर देता है। काफी बार लोगों को उससे जो है रेजिडुअल प्रॉब्लम हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है। एक्सेसिव फीवर इज ऑल्सो बैड। इसीलिए जब ज्यादा फीवर हो जाता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं पट्टी रखो, ये करो, वो करो, दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ। तो वो जरूरी है फीवर को उस टाइम, क्योंकि अगर आप उस समय फीवर को कंट्रोल नहीं करोगे, किडनी तो बहुत बाद में खराब होगी, वो तो तभी आदमी का पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उससे पहले तो अलार्म अलार्म दे देता है ना सर, वो डायरेक्टली एक ऑटोमेटिक वो मतलब सडनली तो खराब हो नहीं जाता। नहीं, मैं इस सिचुएशन की भी बात कर रहा हूँ कि वो अलार्म ना दे तब भी ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है दीपक। यस सर ज्यादा ही हो गया। हमारे को जब भी कोई चीज करते हैं, मेडिसिन को इवेल्युएट करने के लिए, वैक्सीन को इवेल्युएट करने के लिए हम रिस्क बेनिफिट देखते हैं कि भाई इससे होने वाला कुल नुकसान कितना है और कुल फायदा कितना है। अगर नुकसान ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो उस दवाई को अप्रूव नहीं करेंगे। परंतु अगर बेनिफिट सब्सटेंशियली लार्ज है, ठीक है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, देन हम इस दवाई को अप्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क तो देखो जीवन में हमें लेना पड़ता है। इसी एटीट्यूड के साथ, इसी अप्रोच के साथ हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इन जनरल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल HIV के सब टाइप को फाइंड करने के लिए किया गया। ओके, ये सब नहीं सर इसका तो अभी वैक्सीन ट्रायल भी हो रहा है सर इंडिया में HIV। चल रहे हैं सर, कहाँ तक पहुंचा मेरी भी जानकारी में नहीं है। सर अभी HIV ह्यूमन के ट्रायल चल दो रहा है। मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे हमने कोरोना की बात करी, या हमने डॉग्स की बात की, या पोलियो की बात करी, ऐसे ही HIV वायरस जो है उसके दो प्रकार होते हैं, दो तरीके के होते हैं। HIV-1 जो ज्यादातर इन्फेक्शन में होता है, और HIV-2 जो कि बहुत थोड़ा सा कम है, उससे कम है, और कुछ खास क्षेत्रों में, अफ्रीका के वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीकन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। इन जो HIV-1 के भी कई सारे ग्रुप हैं। इसमें M मेजर ग्रुप है, बाकी NOP ये अनकॉमन ग्रुप्स हैं। इनको फर्दर M ग्रुप को और 9 सब टाइप्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो हमारी कम्युनिटी में घूम रहे हैं। तो हम ग्रुप M को भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निकल स्टडी है कि किस तरीके से हम HIV को और फर्दर स्टडी करने के लिए कर सकते हैं, तो उसका एक वो जीनेटिक सीक्वेंसिंग के द्वारा। व्हाट इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग? हमारा ध्यान इस पर ज्यादा रहना चाहिए, क्या किया गया उस पर नहीं। What is genetic sequencing? DNA sequencing भी बोल सकते हैं। क्या होता है? Genetic codes are arranged in a particular sequence. क्या क्या दोबारा बताइए। शाबाश, एक बार और बता दीजिए प्लीज।
सर जो जीन का डीएनए का सीक्वेंस होता है जीन का, उसमें पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करके उसको एडिट करना ही जीन सीक्वेंसिंग है क्या? नहीं, एडिटिंग करने की बात नहीं, सीक्वेंसिंग करने का सर मतलब सर इंडिविजुअल हमारा जीन्स के। हाँ ठीक है, हमारा जो मैंने शायद ये डिस्कशन पहले भी किया है ना हमने डीएनए सीक्वेंसिंग पर। हाँ हाँ यस सर यस सर हमारे शरीर के अंदर में इंसान का डीएनए क्या होता है? हमारा डीएनए हमारा फंडामेंटल जेनेटिक मटेरियल है, बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुण एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो ये डीएनए है। ये डीएनए की कॉपीज होती हैं, वो कॉपीज हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। हमारे को जो कॉपीज डीएनए की मिली हैं वो हम अपनी आने वाली जनरेशन में दे देंगे, हमारी आने वाली जनरेशन और आगे। तो इस तरीके से ये जो डीएनए है, इंसान का शरीर खत्म होते रहता है पर ये डीएनए कॉपी कर करके आगे बढ़ते जा रहा है और करोड़ों सालों से बढ़ रहा है, करोड़ों नहीं अरबों सालों से बढ़ रहा है। जो डीएनए है, ये जो फंडामेंटल हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये अरबों सालों से, मोर देन 3 बिलियन ईयर हो गए, 2 बिलियन साल हो गए जब लाइफ फॉर्म्स पहले अर्थ पर आए थे। तो 2 बिलियन ईयर से वही जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल के चले जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और हमारे पास प्राप्त हुआ, हम आगे किसी को दे देंगे, उससे आगे किसी और के पास चले जाएगा। तो ऐसे ये जेनेटिक मटेरियल ट्रेवल करता रहता है। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर में इंसान के जेनेटिक जीनोम, इसको जीनोम बोलते हैं एक, और ह्यूमन जीनोम के अंदर में एक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उस पर ये आधारित होता है। हमारे शरीर में करीब ऐसे 3.3 बिलियन, नहीं 3.3 बिलियन, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे अंदर, हर एक के अंदर, हम सब के डीएनए में इतने बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये नंबर ठीक दे रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कहीं? नंबर ठीक दे रहा हूँ? जी सर। ठीक। ये 4 टाइप के होते हैं? हाँ नहीं, मुझे में देख लेता हूँ तो मेरे को ना ये फैक्ट्स को लेके ही हो जाता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम। मैं कभी कभी ना कोई फैक्ट पर अटक जाता हूँ। मेरी एक अच्छी आदत में हमेशा चेक करता हूँ क्या था। 3 बिलियन है, ठीक है, 3 की बता रहा था। तो हमारे जो डीएनए में 3 बिलियन, 3.3 बिलियन अगर प्रिसाइजली बात करें, एग्जैक्टली बात करें तो 3.187 बिलियन, ठीक है, इतने जीनोम होते, इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, हाँ ये 4 होते हैं। ये चारों का एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा होता है जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इनकी ऐसी सीक्वेंस है ए टी ए सी जी टी टी ए, इस तरीके की बहुत लंबी कोडिंग है। ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर बाइनरी में इंफॉर्मेशन सेव करता है, हमारा जो डीएनए है वो इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे करीब 3.3 बिलियन वो है इवेंट्स, ऐसी 3.3 बिलियन उनकी इवेंट है और सीक्वेंस है डीएनए के अंदर में। तो अगर हम इस सीक्वेंस को पढ़ लें तो इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इस सीक्वेंस को अगर इसका अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 ये वो चीज है, जैसे मैंने कहा कि करोड़ों सालों से चली आ रही, करोड़ों नहीं अरबों सालों से। तो अगर हमें इतिहास जानना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है डीएनए, क्योंकि ये वो चीज है जो बता सकता है कि कब क्या हुआ होगा, हम थ्योरेटाइज कर सकते हैं। तो ये इसका, तो इस चीज को रीड करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने इसकी बात करी कभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की? हाँ करी है।
यस सर, किए यस थे। सर, हुआ है ह्यूमन सर। जीनोम प्रोजेक्ट था 1990 में शुरू किया गया था यूएसए के द्वारा, जिसके अंदर ये जितने 3 बिलियन से ज्यादा वो सीक्वेंस थे उनका रीड करना, मतलब अगर हम ये रीड कर लेंगे तो अब इसको हम दोबारा से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले था ये ह्यूमन जीनोम रीड प्रोजेक्ट, बाद में शुरू हुआ राइट। ये हम अब पहले तो हमने इनको पढ़ा, अब हम अपने से इस सीक्वेंस को अपने से दोबारा से लिखते हैं। जैसे जैसे डीएनए का हमने पढ़ा सेम लाइन पर अगर हम लिखते हैं तो क्या हम एक नया डीएनए और एक नया सिंथेटिक पर्सन बना सकते हैं? तो वो राइट प्रोजेक्ट भी इसमें चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और इनफैक्ट अभी इसको और बड़ा किया गया है जीनोम प्रोजेक्ट को कि सभी स्पीसीज के डिफरेंट स्पीसीज के जीनोम को भी पढ़ा जाए। तो इसी प्रोसेस में ये जो हमारा HIV वायरस है इसके जीनोम को पढ़ा गया, इसका जीनेटिक सीक्वेंसिंग किया गया, देखा गया और उससे आइडेंटिफाई किया गया है एक नया सब टाइप। तो यही हमारी न्यूज थी। HIV से संबंधित और हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि इससे संबंधित ये जो है ये एक नई दवा खोजी गई है, ठीक है, जिसको WHO ने रिकमेंड किया गया है, जिसका नाम है डोल्यूटेग्रेविर, जो कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन में भी दिया जा सकता है। DTG को पुरानी दवा एफाविरिन EFV के साथ कंपेयर किया गया और ये पाया गया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, आसान है इसको लेना और इसके साइड इफेक्ट्स कम है। दूसरा जो इन दवाइयों एंटीवायरल दवाई, दिस इज एन एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। तो इस दवाई का कुछ एडवांटेज भी है कि इसका जेनेटिक बैरियर है टुवर्ड ड्रग रेजिस्टेंस, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस उतनी तेजी से नहीं बन सकता जितना बाकी दवाइयों के खिलाफ बन सकता है। अभी हम एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। हम एंटीबायोटिक दवाइयों को जानते हैं। व्हाट इज एंटीबायोटिक? जो सर ये बैक्टीरिया पे, ठीक है, ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया को किल करे, एंटीबायोटिक दवाई कहलाती है। बायोटिक मतलब जो बायोटिक चीजें हैं, जो लिविंग चीजें हैं उनको किल कर सके, पर बेसिकली ये बैक्टीरिया और कुछ फंगाई वगैरह के लिए दी जाती है। परंतु एंटीवायरल दवाइयां, एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम बताएं आपको? यस सर, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, बहुत सारी आपको पता हो। सर एंटीवायरल दवाइयों के नाम, एंटीवायरल दवाइयों के नाम इसके सर एक तो यही है एफाविरिन्स करके जो है अभी। सर एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत कम है बेसिकली, और जो है भी उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस्तेमाल कम क्यों होता है? क्योंकि जो मतलब पहले तो इनके ऊपर इनका शोध, क्योंकि वायरस एक और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वायरस जैसा शायद हमने पहले भी चर्चा किया होगा, इट्स नॉट अ फुल्ली लिविंग बीइंग। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जैसे सेल होता है या बैक्टीरिया होता है उस तरीके के गुण प्रदर्शित नहीं करता, ये अलग ही गुण प्रदर्शित करता है। इवन अपने रिप्रोडक्शन के लिए इसे दूसरे किसी जीव की जरूरत होती है। अगर वायरस एक जगह पर पड़ा रहे तो हो सकता है वो सैकड़ों सालों तक वहीं रहे और उसे कुछ ना हो, सैकड़ों साल बाद वो किसी दूसरे जीव के अंदर घुसेगा, वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वायरस जो है काफी डिफरेंटली बिहेव करता है, और वायरस के खिलाफ जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी बहुत सीमित बनाए गए हैं, मतलब सीमित बन पाए हैं। सीमित बनने का एक बड़ा कारण ये है कि एंटीवायरल ड्रग का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। एंटीवायरल ड्रग्स के साथ एक बड़ा चैलेंज यही है कि इनका जो रिस्क है वो काफी रहता है और बेनिफिट कम होता है।
तो मान लीजिए हम रिस्क की बात करें, बेनिफिट तो हो रहा है, हमने एक एंटीवायरल ड्रग बनाई तो उससे असर तो पड़ता है, परंतु वो साथ साथ आपको और गंभीर रिस्क भी देता है। आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको प्रभावित कर रहा है, आपको तरह तरह की बीमारी कर रहा है। तो ऐसे में एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत सीमित तरीके से किया जाता है, बहुत ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ कोई और इलाज की सुविधा ना हो। एंटीवायरल मतलब वायरस से लड़ने की हमारी ज्यादातर जो पावर है वो कहाँ से आती है? इम्यून सिस्टम कहाँ से आएगी? इम्यून सिस्टम से। हमारे को वायरस के लड़ने के लिए मेनली आज भी अपने इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंड होना पड़ता है। मेडिकल साइंस में वायरस के खिलाफ कम ही चीजें, जबकि बैक्टीरिया के खिलाफ काफी चीजें हैं, परंतु वायरस के खिलाफ हमारे पास कम ही चीजें, और मोस्ट लार्जली हमें अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ता है फॉर वायरल इलनेस। तो वायरस से बचाने के लिए हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो परंतु ये ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं जिनको बनाया गया, जैसे HIV वायरस इतना ज्यादा सक्सेसफुल वायरस क्यों है? क्योंकि सर ये इम्यून ये पावर को हमारे ही ये इम्यून करता है। सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर ही चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है? इम्यून सिस्टम कमजोर होते जाता है और धीरे धीरे वायरस मजबूत होता जाता है, बीमारी कॉम्प्लिकेट होती जाती है। तो HIV एक ऐसी ही बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है इस वायरस के द्वारा। इसके अलावा अदर वायरस इलनेस में हमारे पास डेंगू है, इसकी हमने बात ऑलरेडी किया है, और डेंगू का सेक्सुअल ट्रांसमिशन नोट किया गया है। नॉर्मली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो, बट वन केस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन हैज बीन नोटेड। इसके अलावा स्वाइन फ्लू है, जो हमें स्वाइन मीन्स पिग से उससे होता है, ठीक है। H1N1 इसको बोलते हैं, H1N1। तो ये इसके कुछ केसेस नोट किए गए हैं। चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स नॉर्मली हमें बहुत वो नहीं होता, परंतु ये इसका स्प्रेड भी नोट किया जा रहा है अलुपुजा डिस्ट्रिक्ट में। अलुपुजा डिस्ट्रिक्ट केरल में चिकन पॉक्स के नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़े हैं। और ये चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर, इसका नाम याद कर लेंगे, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और हाईली कंटेजियस होता है, मतलब कंटेजियस का मतलब फैलने वाला, बहुत तेजी से फैलने वाला, मतलब टच करने से इजीली फैलता है, स्प्रेड करता है ये। इसके अलावा ये H9N2 है जो एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो ऐसे कई सारे वायरस हमारी कम्युनिटी में घूम रहे हैं। एक H5N1 भी है शायद, वो भी एक वायरस है। तो ये इस तरीके के, और बाकी हमारे कोरोना जी तो है ही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा कुछ लाया हुआ है। तो ये हमारे से वायरस हैं जो अलग अलग तरीके की हमें बीमारी देते हैं। कल हम इन सबको पढ़ लेंगे, टीबी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ डालेंगे, मलेरिया, टीबी, कुछ रेयर डिजीज, इनके ऊपर क्या काम हो रहा है, तो इसका अध्ययन हम कर लेंगे। लिम्फेटिक फिलारियासिस एक बार हमने वैसे देख लिया है, टाइफाइड, कॉन्जुगेट वैक्सीन, कुछ और वैक्सीन हैं जिनके बारे में, अदर बीमारियां हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हाँ जी, बोलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कल बजट पेश हुआ है सर, तो उसमें एक तरफ मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, वो एक तरफ बोले क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला जे मतलब हम इसको तो पूरा प्रमोट कर नहीं रहे हैं, मतलब ये तो उन्होंने बता दिया भारत में लीगल है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसको हम 30% लेंगे, लेकिन उसको हम पूरा तरह से लागू नहीं, हमारी RBI एक अलग डिजिटल करेंसी लेके आएगी। एक तरफ तो इसको मतलब वो इसका बोल रही हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब एक तरफ बोल रहे हैं जब उस पर जो कमी नहीं होगा उस पर 30% लेंगे। ये तो हमारा चर्चा पहले जब हमने डिजिटल करेंसी किया। डिजिटल करेंसी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये हमारे जीवन का सत्य है।
सरकार ने भी इस बात को समझ लिया है कि ये सच्चाई है, इट इज गोइंग टू स्टे, डिजिटल करेंसी ऐसे खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे चाहे ना चाहे, अब सरकार ने ये ऑप्शन ली है कि भाई ठीक है, जो करेंसी से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उससे किसी को आय भी हो रही होगी। अगर डिजिटल करेंसी से किसी को आय हो रही है, किसी को कोई पैसे की इनकम हो रही है, तो सरकार ने कहा है कम से कम टैक्स तो ले लो। अगर एक आदमी है जिसने बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन से उसे मान लो 50 लाख रुपए मिले, अच्छा आदमी है आपके जैसा, ठीक है, वो कहता है कि जी मेरे को कमाई हुई है, अब वो डिक्लेयर करना चाहता है कि जी मेरे को पेमेंट हुआ, मेरे को पैसे मिले, परंतु इस पर कोई और टैक्स तो है नहीं। तो सरकार ने कहा कि भैया ठीक है, अगर इससे किसी को इनकम होगी तो उस पर भी 30% टैक्स लिया जाएगा। तो कम से कम सरकार ये चाह रही है कि इसका टैक्सेशन तो शुरू किया जाए, जिससे कि टैक्स तो मिले इस पर। फिर एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा यही है कि गवर्नमेंट अपना डिजिटल करेंसी, तो भी हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसीज के बारे में क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि इट्स अ इवॉल्विंग चैलेंज। तो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये क्लियरिटी नहीं है कि इसका करना क्या है, कैसे इसके साथ डील किया जाए। तो धीरे धीरे ये चीज इवॉल्व हो रही है। सर डिजिटल करेंसी से सर एक ये भी मतलब ये हो सकता है, जो मतलब जो हमारे जो उन्होंने बताया, जो आरबीआई है सर, जो हर एक साल नोट छापना पड़ता है, बोला जो डिजिटल करेंसी अगर आरबीआई लेके आता है, जैसे एक यूके का वो सर वहाँ पर था, वो अलग चीज हो गई, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। तो फिर हमारी जो करेंसी सर ये चल रही है तो हट जाए, तो बंद हो जाएगा, तो पूरा ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। हो सकता है। चलो आज की क्लास बंद करते हैं, मुझे ऑफिस भागना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a good day. सेम टू यू, ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू सर।